2016 जब सबको लगा ये OTT प्लेटफॉर्म इंडिया के लिए कभी बना ही नहीं है, बट आज नेटफ्लिक्स दुनिया का ही नहीं इंडिया में भी अपनी धौंक जमा चुका है। गाइस, आज इस वीडियो में बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के बारे में, जिसका कोई तोड़ नहीं है इसके कॉम्पिटिटर्स के पास। लेकिन 2016 में जब नेटफ्लिक्स इंडिया आया तब उसका मंथली सब्सक्रिप्शन 800 रुपए के आसपास था। इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। अगर सीधी भाषा में बोले तो सस्ता इज द बेस्ट। इंडिया में लोग केबल टीवी से 300 रुपए से 400 रुपए महीना खर्च करके पूरा एंटरटेनमेंट ले लेते थे, और इसीलिए किसी भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो या डिज्नी हॉटस्टार, किसी के लिए भी यहाँ अपना बिजनेस सेटअप करना एक बहुत बड़ा टफ चैलेंज था। बिकॉज उस वक्त 3 मेजर प्रॉब्लम्स थे उनके सामने: हाई प्राइसिंग दैट इंडियंस कांट अफोर्ड, लिमिटेड इंडियन कंटेंट, एलाइट अर्बन पोजिशनिंग, रिजल्ट ग्रोथ स्लोज इन इंडिया। नेटफ्लिक्स के लिए उस समय कभी तैयार ही नहीं था, लेकिन फिर समय के साथ साथ इंडिया बदला और देखते देखते नेटफ्लिक्स ने अपनी बादशाहत इंडिया में भी कायम कर ली। इंडिया का डिजिटल एक्सप्लोजन परफेक्ट स्टॉर्म फॉर नेटफ्लिक्स। अगर नेटफ्लिक्स की स्टोरी समझनी है तो इंडिया के इंटरनेट रिवॉल्यूशन को समझना बहुत जरूरी है। इंडिया आज 950+ मिलियन इंटरनेट यूजर्स का एक जाइंट हब है, दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट इंटरनेट मार्केट है, सबसे सस्ता मोबाइल डाटा ग्लोबली इंडिया में ही अवेलेबल है, और इसीलिए सस्ता डाटा का डायरेक्ट इंपैक्ट होता है स्ट्रीमिंग एंड वीडियो कंजप्शन पर। एबीपी न्यूज की एक रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया में 60 करोड़ से भी ज्यादा लोग OTT प्लेटफॉर्म्स देखते हैं। PwC के अनुसार 2029 तक इंडिया का OTT मार्केट $3.5 बिलियन क्रॉस करेगा, और ये सिर्फ एंटरटेनमेंट ग्रोथ नहीं है, ये दिखाता है मैसिव डिजिटल बिहेवियर शिफ्ट को, जहां पर लोग अब टेलीविजन एंटरटेनमेंट से हटकर कुछ पर्सनल और रियल देखना चाहते हैं, और ये सब स्मार्टफोन्स और मोबाइल की वजह से ही पॉसिबल हुआ। इंडिया के मोस्ट स्टेट्स जैसे उत्तर प्रदेश 13.14 करोड़, महाराष्ट्र 10.94 करोड़, वेस्ट बंगाल 6.37 करोड़, तमिलनाडु 6.34 करोड़, कर्नाटका 6 करोड़ से भी ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं। मतलब साफ है, जहां पर इंटरनेट एक्सेस ज्यादा है वहीं पर सबसे ज्यादा डिजिटल एंटरटेनमेंट बिहेवियर शिफ्ट हुआ है। लोगों ने वहीं पर ज्यादा दिलचस्पी दिखाई, और जो परिवार कभी टीवी देखे बिना खाना नहीं खाते थे वही अब OTT शोज के दीवाने बन चुके हैं। गाइस, आपको याद होगा जब आप छोटे थे तब आप अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठकर तारक मेहता का उल्टा चश्मा या फिर क्रिकेट मैच देखना बहुत पसंद करते थे। लेकिन अब लोग कुछ नया रोमांचक असली जिंदगी से रिलेटेड कहानी और किस्से देखना चाहते हैं, और इसीलिए वो क्विकली OTT प्लेटफॉर्म्स की तरफ मूव कर रहे हैं। और यही रीजन था दैट अलाउड ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स टू स्टेप इन इंडिया विद देयर बिजनेस मॉडल्स। फिर एंट्री होती है दुनिया के सबसे बड़े OTT प्लेटफॉर्म की, जिसे दुनिया आज नेटफ्लिक्स के नाम से जानती है। नेटफ्लिक्स के फाउंडर्स रीड हेस्टिंग्स एंड मार्क रेंडोल्फ, जिनको बखूबी पता था कि इंडियन ऑडियंस को कैसे स्ट्रेटेजिकली अट्रैक्ट कैसे करें ताकि वो OTT शोज को देखे बिना रह ही ना पाए। स्ट्रेटेजी शिफ्ट, लोकल बनो तभी पॉपुलर बनोगे। नेटफ्लिक्स ने रियलाइज किया कि सिर्फ हॉलीवुड कंटेंट से इंडियन ऑडियंस का दिल नहीं जीता जा सकता, उन्हें कुछ लोकल एंड डिफरेंट पसंद है, और इसीलिए इंडियन ओरिजिनल्स जैसे इंडियन ड्रामास, जिन्होंने दुनिया को इंडिया का लोकल सिनेरियो दिखाया एक इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग वे में। यही नहीं, नेटफ्लिक्स ने सैक्रेड गेम्स, डेली क्राइम, हीरा मंडी जैसे स्ट्रीमिंग कंटेंट के जरिए इंडिया में तबाही मचा दी। सैक्रेड गेम्स ने प्रूव किया कि इंडियन वेब सीरीज ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंच सकती है। डेली क्राइम ने इंटरनेशनल एमी जीतकर क्रेडिबिलिटी बिल्ड की। हीरा मंडी जैसे हाई बजट शोज ने ये सिग्नल दिया कि नेटफ्लिक्स इंडिया सिनेमैटिक स्केल पर इन्वेस्ट करने को रेडी है। अकॉर्डिंग टू 2025 वेव्स मीटिंग, नेटफ्लिक्स के CEO टेड सैरेंटोस ने कंफर्म किया कि 2021 से 24 के बीच नेटफ्लिक्स ने इंडिया में $2 बिलियन का इकोनॉमिक इंपैक्ट क्रिएट किया, इवन आफ्टर द कोरोना पीरियड, जो कि बताता है कि लोग इंडिया में नेटफ्लिक्स के कितने दीवाने हो चुके हैं। इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट ये भी रहा कि प्रोडक्शन हाउसेस को फंडिंग मिली, राइटर्स, एडिटर्स, सिनेमाटोग्राफर्स को काम मिला, और सबसे बड़ी बात, रीजनल स्टोरी टेलिंग को ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिला। गाइस, नोटिस करने वाली बात ये है कि ये सिर्फ स्ट्रीमिंग नहीं थी, बल्कि एक परफेक्ट इकोसिस्टम की स्ट्रैटेजिक प्लानिंग थी। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, बिकम अफोर्डेबल टू बिकम द बेस्ट ब्रांड। ये बात सच है कि इंडियन पीपल प्राइस सेंसिटिव हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियंस पे नहीं करेंगे। उनकी सीधी सी डिमांड ये है, वी विल पे इफ वी गेट डिजायर्ड हाई वैल्यू कंटेंट, जो कि इमोशनल ड्रामा, लव एंड रिवेंज जैसा क्रिस्पी कंटेंट इसमें शामिल रहते हैं, एंड दैट कैन बी ओनली पॉसिबल इन हॉलीवुड, बट दे मिक्स इंडियन लोकल कल्चर विद हॉलीवुड कंटेंट। और भैया, बस तड़कता भड़कता क्रिस्पी मूवीज एंड OTT शोज तैयार इंडियन ऑडियंस के लिए।
इन सब से एक बात क्लियर थी, नेटफ्लिक्स ये कॉमन बट इफेक्टिव फॉर्मूला यूज कर रहा था इंडिया के लिए, ताकि वो इंडिया में भी अपना बिजनेस फैला सके एट लार्ज स्केल। और इसी के चलते लोग टेलीविजन को छोड़कर डिजिटल लाइफ में एक अलग दुनिया को देखना ज्यादा पसंद कर रहे थे, बिकॉज इट वॉज मोर एंगेजिंग। और नेटफ्लिक्स का सबसे बड़ा मूव तब आया जब उसने 149 रुपीज मोबाइल ओनली प्लान लॉन्च किया। इस स्टेप का ऑब्जेक्टिव सिंपल था। इसमें नेटफ्लिक्स का मेन मोटो था कि इंडियन ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन को बाय करे या फिर रेगुलरली जुड़ी रहे। इवन उनको उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था बिकॉज प्राइसिंग बहुत लो थी, बट ये एक अफोर्डेबल प्राइस था जो काफी शॉकिंग भी था, बिकॉज नेटफ्लिक्स के चार्जेस अदर कंट्रीज में काफी ज्यादा थे। इस डाटा को देखिए, जहां पर इंडिया के चार्जेस लगभग $2 से $2.5 तक थे, वहीं पर नेटफ्लिक्स अमेरिका में $15 से $17, कनाडा में $10, फिलीपींस में $3 और ब्राजील में $5 से भी ज्यादा चार्ज कर रहा था। इससे ये बात साबित हो जाती है कि नेटफ्लिक्स अपने बेसिक मॉडल को फॉलो ना करके एक स्ट्रैटेजिक प्लान डिफरेंट कंट्रीज को डिफरेंट लेवल पर प्रोवाइड कर रहा था। उसकी फैन बेस लगातार इंक्रीज होती जा रही थी। और गाइस, अगर आपको लगता है इंडिया में इतना सस्ता क्यों, तो इसका आंसर सिंपल है। इंडिया एक बढ़िया आबादी वाला देश है जहां पर लगभग 150 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, और नेटफ्लिक्स को यह अच्छे से पता था कि हम अगर इंडिया में सक्सेसफुल हो जाएं तो ये हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। एंड दैट्स व्हाई नेटफ्लिक्स चार्जेस वर लोअर देन अदर कंट्रीज इन इंडिया। इनका फंडा सेम था अपने मोटा भाई की तरह, पहले रेट कम करो, अपना फैन बेस बढ़ाओ, ग्राहक आने दो, और जब भीड़ लग जाए तो सुटेबल प्राइसेस बायर्स को अवेलेबल कराओ। एक बार लत लग गई तो इवन हाई प्राइसेस पर भी लोग सब्सक्राइब करेंगे नेटफ्लिक्स को एनी हाउ। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट नेटफ्लिक्स चेंज्ड इज नो पावर शेयरिंग। इस मूव का पर्पस था रेवेन्यू लीकेज को कंट्रोल करना, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर इंक्रीजेस करना। इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्ट्स के मुताबिक फाइनल ईयर 2024 में नेटफ्लिक्स इंडिया का रेवेन्यू 2,845 करोड़ था। फाइनल ईयर 2025 एस्टिमेट्स 3,700 प्लस करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। ये नंबर्स एक चीज क्लियर करते हैं, स्ट्रेटेजी काम कर रही थी। ग्लोबल प्रेशर, इंडिया क्यों इंपॉर्टेंट बन गया? ग्लोबली नेटफ्लिक्स हैज 280 प्लस मिलियन सब्सक्राइबर्स, लेकिन यूएस और यूरोप जैसे डेवलप्ड मार्केट्स में ग्रोथ स्लो हो चुकी है। मतलब फ्यूचर ग्रोथ इमर्जिंग मार्केट से आएगी। नेटफ्लिक्स को इंडिया से मेन एडवांटेज था जैसे यंग पॉपुलेशन। इंडिया में लगभग 958 मिलियन से भी ज्यादा लोग इंटरनेट का यूज करते हैं, जो कि इंडिया को वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरनेट यूजर्स बनाता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए नेटफ्लिक्स ने इंडिया को अपना ओटीटी पार्टनर बनाया। नंबर 2, राइजिंग मिडिल क्लास। स्टैट्स के मुताबिक इंडिया आज भी एक लो मिडिल क्लास कंट्री है। इंडियन मिडिल क्लास आज ओटीटी शोज का दीवाना है, और जैसे जैसे मिडिल क्लास का डेवलपमेंट या यूं कहें सैलरी बढ़ती है, वैसे वैसे उनके एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं डिजिटली, और इसीलिए नेटफ्लिक्स ने अपनी प्राइसेस मिडिल क्लास के लिए अफोर्डेबल बना दिए। नंबर 3, रैपिड स्मार्टफोन अडॉप्शन। अकॉर्डिंग टू सम लेटेस्ट रिपोर्ट्स, इंडिया 2026 आते आते 1 बिलियन से ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स का एक जाइंट हब बन जाएगा, और जितना ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स उतने ही ज्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म लवर्स। दिस सिंपल कॉन्सेप्ट नेटफ्लिक्स को क्लियरली पता था, एंड यही वन ऑफ द मेन रीजंस कि नेटफ्लिक्स इंडिया को क्यों टारगेट कर रहा है। नंबर 4, हाई कंटेंट कंजप्शन हैबिट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि इंडियन सिर्फ बिजी रहते हैं रील्स बाजी और ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन में। इसीलिए इंडियंस की कंटेंट कंजप्शन की लत नेटफ्लिक्स और बाकी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए अपने बिजनेस ग्रोथ का जरिया बन गई है। और इसीलिए नेटफ्लिक्स कंपनी लीडरशिप ने मल्टीपल इंटरव्यूज में इंडिया को की ग्रोथ मार्केट बोला है। अब सबको पता है इंडिया ऑप्शनल नहीं है, एक स्ट्रैटेजिक बिजनेस पार्टनर बन चुका है। कल्चरल शिफ्ट, टीवी से ओटीटी तक। रिपोर्ट्स के मुताबिक 13 करोड़ लोग ओटीटी कंटेंट टीवी स्क्रीन्स पर स्ट्रीम करते हैं। इसका मतलब क्या है? ओटीटी मोबाइल तक लिमिटेड नहीं रहा, लिविंग रूम में एंट्री ले चुका है। जेनजी के लिए केबल टीवी ऑलमोस्ट इररिलेवेंट हो गया है। उनके लिए एंटरटेनमेंट का डिफॉल्ट प्लेटफॉर्म स्ट्रीमिंग है, और ये हैबिट लॉन्ग टर्म चेंज क्रिएट करती है और लोगों को ट्रेडिशनल एंटरटेनमेंट को भुलाकर मॉडर्न ओटीटी एंटरटेनमेंट जैसे कि ड्रामेटिक शोज, वेब सीरीज एंड मूवीज को देखने पर मजबूर करती है। इंडिया एज अ क्रिएशन हब, नेटफ्लिक्स ने इंडिया में एग्रेसिवली प्रोडक्शन हब्स एक्सपेंड किए, जिससे मुंबई और हैदराबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांस हुआ। इसका मतलब सिंपल है, इंडिया सिर्फ व्यूअर बेस नहीं रहा, बल्कि एक वास्ट कंटेंट फैक्ट्री बन चुका है। कोरिया ने ग्लोबल हिट्स दिए, स्पेन ने मनी हाइस्ट दिया। इंडिया के पास पॉपुलेशन स्केल और स्टोरी टेलिंग डाइवर्सिटी दोनों है। अगर इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रहा तो इंडियन ओरिजिनल ग्लोबल फ्रेंचाइजीज बन सकते हैं। गाइस, प्राइस वॉर इंटेंस हो सकता है। एड सपोर्टेड मॉडल्स अग्रेसिवली ग्रो कर रहे हैं। जियो इकोसिस्टम बंडलिंग मैसिव स्केल एडवांटेज क्रिएट करता है। नेटफ्लिक्स का प्योर सब्सक्रिप्शन मॉडल इंडिया जैसे मार्केट में श्योरली चैलेंज फेस करेगा, बट अगर स्ट्रॉन्ग लोकल स्टोरी टेलिंग कंटिन्यू रही तो नेटफ्लिक्स की प्रीमियम सेगमेंट सिक्योर रह सकती है। द बिगर पिक्चर,
2016 में नेटफ्लिक्स आउटसाइडर था। 2025 में नेटफ्लिक्स इंडिया से थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। इंडियन स्टोरीज ग्लोबल अवार्ड्स जीत रही है। ओटीटी कंजप्शन टीवी को मैसिवली रिप्लेस कर रहा है और ये स्ट्रीमिंग वॉर कभी नहीं खत्म होगा। बट ओटीटी की बादशाहत चेंज होती रहेगी। लेकिन एक चीज क्लियर, इंडिया ग्लोबल स्ट्रीमिंग नैरेटिव का सेंटर बन चुका है और इस नैरेटिव में नेटफ्लिक्स का रोल क्रिटिकल है। बट अभी के लिए तो दुनिया के लिए ओटीटी का बादशाह नेटफ्लिक्स है।